कंप्यूटर स्पॉटलाइट वीडियो ऑन है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे थे, राइट? सीरीज देखा था, पैरेलल भी देखा था ना? जवाब दो यार, मेरे को ठीक से याद नहीं नहीं लास्ट क्लास में सर, आपको क्या सिर्फ पढ़ाया था। सीरीज हुआ था। सीरीज देखा था, बट पैरेलल देखा था क्या? नहीं देखा था ना शायद। नहीं सर, नहीं सर, निकेत, आपकी आवाज नहीं है। नहीं नहीं सर, सिर्फ माइक हिल रहा है, आपका आवाज आ नहीं रहा। एक सेकंड, अरे एक सेकंड नहीं रुको, सर, मैंने अपना साउंड ऑफ कर रखा है। वापस बोलो। नहीं सर, नहीं हुआ, सिर्फ सीरीज हुआ। सिर्फ सीरीज, और सीरीज खत्म हो गया था कि बाकी था उसमें कुछ? नहीं सर, हो गया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लास्ट टॉपिक था। सीरीज के बारे में सर अब बता दिए थे, पैरेलल बाकी। अच्छा, पैरेलल पे आ रहा था, ठीक है। ओके, हाँ, क्वेश्चन भी कराए थे मैंने सीरीज पे, तो है ना। चलो फिर, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में रखे हैं तो क्या होगा? देखिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि क्या ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है या नहीं है। बताइए तो, ये रेजिस्टेंसेस नहीं पैरेलल में सर, है या नहीं है? नहीं, तो नहीं क्या सर, सीरीज में है? नहीं सर, है ही नहीं। ये अभी कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, जोड़े ही नहीं गए। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने का मतलब है जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, सारे रेजिस्टेंसेस सेम टू दो पॉइंट्स के बीच में हो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मान लेते रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। तो जब मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो इसका मतलब है इन सभी रेजिस्टेंसेस का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। देखिए, R1 का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। R2 का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। R3 का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। मतलब सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो दो, मतलब दो, वो सेम दो पॉइंट्स के बीच में है। ठीक है, ऑल रेजिस्टेंसेस आर connected between same two points। मतलब दो, सारे रेजिस्टेंसेस के जो दोनों एंड हैं वो सेम दो पॉइंट के बीच में रखे हुए हैं। ठीक है, बेटर है ना? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस का दोनों एंड सेम दो पॉइंट के बीच में है, इसलिए हर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all resistances are equal। Let's say that resistance is V। ठीक है, मतलब मैंने मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल VB है, यहाँ का पोटेंशियल VA है। मैंने बोला VA माइनस VB इज इक्वल टू V। ये मैंने अज्यूम कर लिया, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पर तीनों के क्रॉस, पर तीनों रेजिस्टेंस अलग तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसलिए तीनों में करंट सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। I1, I2, I3, है ना? तीनों में करंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, और अगर मैं यहां से करंट फ्लो करता हूं, मान लू I, तो ये करंट I इधर आया, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये करंट यहां से ऐसे आएंगे, I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, I3 इधर से आया, तो इतना इतना इधर कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3।
दैट इज अगेन इक्वल टू आई, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 is equal to V by R2, and I3 is equal to V by R3. Therefore, total current I is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal to V times 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This implies V upon R equivalent is equal to V times 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. इसका मतलब हो गया कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो बचपन से आता है ना, क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, पहले से आता है। ठीक है, तो कॉपी कर लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मतलब अगर आपको याद है क्लास 10th वाला अच्छे से तो छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर कॉपी कर लो। ठीक है, या प्रिंट स्क्रीन लेके छोड़ दो। ओके, हो गया। एक और चीज देख लो, सब में V सेम है ना, और करंट कितना है, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। मतलब क्या कह सकता हूँ, I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। अच्छा, सर स्क्रीन फ्रीज है। ठीक है, I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। ऑल्सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। अब क्या होता है ना बेटा, कभी कभार आपको ये I पता होता है, V पता नहीं होता, ये वाला करंट मालूम होता है। तो ऐसे में आप I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, I1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपको रेशियो पता है करंट्स का और सम भी पता है, तो राम इज टू श्याम इज टू घनश्याम पता है, राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम पता है। इसलिए आप आराम से इसको इसी रेशियो में डिवाइड करके I1, I2, I3 तीनों निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ I1 निकाल रहा हूँ। I1 इज इक्वल टू 1 बाय R1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इंटू I। ठीक है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। बस इसको कॉपी कर लो, इस लास्ट वाले पोर्शन को, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया, तो देखो इसी पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। देखो, पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे जो लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर डायरेक्ट ही है। क्या दे रखा है, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल देन डिटरमाइन I1 एंड I2 इफ द कॉम्बिनेशन करंट इज I। ये करंट I दे रखा है, इधर R1 इधर R2 है, ये I1 और I2 निकालना है। अगर ये वाला करंट हमें मालूम है I, तो क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू 1 बाय R1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इंटू I, है ना।
बेसिकली अपन को I1:I2 पता है, अपन को I1 + I2 पता है, अपन आराम से उसी रेशियो में डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि I is proportional to 1/R in resistors connected in parallel. It can be used in problems. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फास्ट बनाने के लिए ये चीज यूज हो सकती है। ठीक है, काफी बार। इसको फटाफट सॉल्व करिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट एकदम। देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये बहुत आसान सा है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, इसलिए इधर से गया 15, 30/2 ओम 15, इधर से गया 30/3 इज इक्वल टू 10, इधर गया 30/6 इज इक्वल टू 5। तो टोटल कितना हो गया, 15 + 10 + 5 इज इक्वल टू 30। तो 30 एम्पीयर इधर से गया, इधर से गया 15, इधर से गया 10, इधर से गया 5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 30 एम्पीयर का करंट है, मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो, 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6। उससे आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इससे क्या, इससे आ जाएगा इससे आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। हाँ 1 ओम, इसलिए करंट कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। उस 30 एम्पियर करंट को आप इस 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 के रेशियो में डिवाइड कर दो, आपको इंडिविजुअल करंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सर पहला वाला मेथड आसान है, अच्छा है, फास्टर है। बिल्कुल सही बात है, बट पहला वाला मेथड सिर्फ इजी केस में आसान है, इतना सिंपल केस हो तब आसान है। थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होगा पहला वाला तरीका उतना अच्छा नहीं होगा। जो मैंने बताया ना सिंपल सा, इसमें से 15, इसमें से 10, इसमें 5 डायरेक्ट निकल रहा है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हाँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ताकि जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए वो पूरे हो, वो फटाफट आप करके निकलो। बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि इतना इजी क्वेश्चन रेयरली मिलेगा, इसलिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, करंट निकालिए, करंट को इस 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 के रेशियो में डिवाइड करिए। ये वाला मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका अगला ही क्वेश्चन देख लें, एकदम ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यहाँ 30 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लग गया बैटरी का। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस कम हो जाएगा ना उसके मुकाबले, आपके ईएमएफ के मुकाबले। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए अब आप करंट निकाल नहीं पाओगे, इसलिए अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालोगे इन तीनों के कॉम्बिनेशन का, कितना आएगा बेटा, 1 ओम आएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 करोगे, क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर, 1 ओम आएगा। फिर ये वाला जो 1 ओम बैटरी के अंदर वाला 1 ओम है, दोनों सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, 15 एम्पियर। अब आप इस 15 एम्पियर को 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, इधर 7.5 है एंड सो ऑन, इधर 7.5 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 2.5 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से करंट मिल जाएगा आपको। तो मतलब सिर्फ एक रेजिस्टेंस बढ़ा देने से पहला वाला मेथड जो बहुत आसान लग रहा था वो दूसरे क्वेश्चन में डिफिकल्ट हो गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हमेशा करंट वाले क्वेश्चन में, सर्किट वाले क्वेश्चन में ना दिमाग खुला रखना पड़ता है, काफी खुला रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास
सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको कम से कम 5-6 मेथड सिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी 2-3 एक 2 तो सिखा चुका हूँ। 2 सिखा चुका हूँ कि नहीं सिखा चुका हूँ? अबे हाँ किरचॉफ लॉ से 2 मेथड सिखाए थे। हाँ सर। 2 हाँ तरीके सर। से इक्वेशन लिखना सिखाया था किरचॉफ लॉ से। एक सीरीज हाँ पैरेलल हो सर। गया, 3 हो गया, है ना? हम्म। 3 हो गया। इसके अलावा मैं कम से कम 2 मेथड और सिखाऊंगा। तो 5 मेथड 6 मेथड हो जाएंगे आपके पास। मैं एक मेथड थोड़ा पॉपुलर हो रखा है आजकल, बट मैं नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि वो बस पॉपुलर इसलिए है क्योंकि अ, मतलब दैट्स लाइक कि टीचर जो है ना, वो उसके काम का मेथड है। स्टूडेंट के काम का मेथड नहीं। उस पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में जिसमें उस मेथड की जरूरत पड़े। बट फिर भी क्या होता है कि अ, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोलते हैं हाँ मैंने कुछ नया सीखा, तो उस वजह से ठीक है, बट मैं नहीं कराता। ठीक है ना? उस मेथड का नाम ही बता दे रहा हूँ, स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा मेथड, ये मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, बता दे रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 25। फटाफट सॉल्व करिए तो। सर R/3। हम्म R/3। हम्म देखो, बात समझो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा पहले जो बुक्स में दे रखा होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? क्या देंगे? मतलब बुक्स में नहीं दे रखा होता आपको, जो स्टैंडर्ड मेथड है जो सिखाया जाता है, वो बोलेंगे देखो भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। मैं भी यही यही करूंगा, बट क्या करते हैं वो, इसको ना इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट सेम है, तो एक काम करो, इस रेजिस्टेंस का ये वाला जो एंड ना, इसको उठाकर इससे जोड़ दो और इस वाले एंड को इससे जोड़ दो। तो आप देखोगे कि ये वाला रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट यहाँ जाके जुड़ गया, इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट यहाँ जाके जुड़ गया, ये वाला रेजिस्टेंस उल्टा हो गए, इन ए और बी के बीच में ही जुड़ गया, तीनों पैरेलल में हो गए। अब यार मैं इस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इमेजिन किया कि नहीं किया, बट मतलब मेथड इज समथिंग लाइक कि आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़िए, ठीक है, और इनको घुमाकर ऐसे करके यहाँ जोड़ दीजिए। समझ में आया? इन दोनों पॉइंट्स को पकड़िए, इनको घुमाकर ऐसे करके यहाँ जोड़ दीजिए। तो मैं ये दिमाग मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती, मैं इतना नहीं सोच पाता। मुझे नहीं मालूम अगर आप में से कोई ब्रिलियंट हो इतना सोच के सीधे बोल दे तीनों पैरेलल में, इतनों पैरेलल में है, साफ बात है। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको आप शायद उसको उतना अप्रिशिएट ना करो, बट फिर भी मेथड यही यूज करो हमेशा। देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इन पॉइंट ए और बी के बीच में। देखो, द बेसिक ऑफ दिस मेथड इज नेमिंग योर जंक्शंस। ठीक है? जंक्शंस का नाम देना और जंक्शंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है उसके लिए, जंक्शन का मतलब क्या होता है। इसलिए उसका नाम इनफैक्ट जंक्शन बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए उसका नाम नोड है। ठीक है? वो एक नोड की बात है, नोड की नेमिंग करनी है। नोड का मतलब वो सारे पॉइंट जो सेम, जो सिर्फ कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो जिनके बीच में रास्ता सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट से बन जाता है, उसको हम एक नोड कहते हैं। कहने का मतलब, ये पॉइंट ए है, ये एक नोड चल रहा है, तो ये नोड यहाँ पर भी है, ये नोड यहाँ पर भी है, यही नोड ए इधर भी है, यही नोड ए इधर भी है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही है। ठीक है बेटा? सिमिलरली अगर ये बी है तो ये भी पॉइंट बी ही है। क्यों?
क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना? तो ये सारे के सारा ये एक ही नोड हुआ, ये एक ही नोड हुआ। अब क्या करो, एक ही नोड को इतना फैलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका एक नोड इतना फैला हुआ है, तो आपका सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया। इस नोड को समेटो, तो एक नोड ए को सिर्फ एक ही पॉइंट पे बनाओ, बी नोड बी को एक ही पॉइंट पे बनाओ। फिर ये जो रेजिस्टेंसेज हैं, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, इन तीनों रेजिस्टेंसेज को आप कनेक्ट करिए नोड्स के बीच में। आप देखेंगे यहाँ पे 2 के अलावा कोई तीसरा नोड नहीं है ना? तो इन रेजिस्टेंसेज को आप नोड्स के बीच में कनेक्ट करिए। रेजिस्टेंस नंबर 1 जो है उसका एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस नंबर 1। रेजिस्टेंस नंबर 2 का एक पहला एंड बी से कनेक्टेड है, दूसरा एंड ए से कनेक्टेड है, ओके? तो ये रहा रेजिस्टेंस नंबर 2। और रेजिस्टेंस नंबर 3 का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, तो ये रहा रेजिस्टेंस नंबर 3। सीधे सीधे आपका ये जो अजीब सा जो दिखने वाला कॉम्बिनेशन था, वो चुपचाप सिंप्लीफाई होकर पैरेलल में बन गया। तो जो तीनों रेजिस्टेंस हैं वो कैसे हैं? पैरेलल में है, इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3। कोई दिक्कत है इसमें? देखो एन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? NR। और अगर पैरेलल में हो तो कितना हो जाता है? R/N। यहाँ 3 है इसलिए R/3। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं ना? ठीक। कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, कॉपी हो गया? हम्म। अच्छा। अब देखो ये जो मैंने अभी भी टेक्निक सिखाई है, अभी सिर्फ जब तक आप जब तक सिर्फ सीरीज और पैरेलल पढ़े हो तब तक ये टेक्निक बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि आपके बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर देगी, बट थोड़ा सा आगे चल के ये टेक्निक बहुत काम आएगी। तो इससे पहले कि हम कुछ और पढ़ें, अब हमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना चाहिए जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। ठीक है, गेहूं पत्थर नहीं है सच में, ठीक है, व्हीटस्टोन नाम था उसका। तो गेहूं पत्थर पुल पढ़ना है हमें। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरीके से आप यूं समझ सकते हो, ये आपका सबसे छोटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है जिसमें कि ना तो कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ना ही कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, ये सबसे छोटा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंसेस जो हैं आपके, ना तो ये सीरीज में है ना ही ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ठीक है बेटा, आप देखो कई लोग कहेंगे नहीं सर R1 और R2 तो सीरीज में है क्या?
R1 और R2 सीरीज में है या नहीं है? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से जाने वाला सारा करंट R2 में नहीं जाएगा, कुछ करंट इधर भी आ सकता है ना? बेसिकली बीच में ब्रांचिंग हो गई, ठीक है? अगर बीच में ब्रांचिंग हो जाए तो सीरीज नहीं बचता, ठीक? ना यहाँ पे कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ना यहाँ पे कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर किसी को कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में लग रहे हैं, तो मुझसे अभी के अभी पूछ लो कि सर ये दोनों रेजिस्टेंस तो मुझे सीरीज में लग रहे हैं या पैरेलल में लग रहे हैं, मैं उसका डाउट अभी के अभी क्लियर करूंगा, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल डाउट लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। कोई डाउट नहीं है? सर हम्म सर R1 और R3 पैरेलल में नहीं होगा? देखो बेटा, R1 का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ A, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ B, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ Q। आप मुझे बताओ, R1 का एक एंड A से कनेक्टेड है, दूसरा एंड P से कनेक्टेड है, और R3 का एक एंड तो A से कनेक्टेड है पर दूसरा एंड Q से कनेक्टेड है। दोनों का एक एंड तो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है पर दूसरा एंड अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो क्या दोनों सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? नहीं, इसलिए नहीं। पैरेलल में नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। जरूरी नहीं है बेटा, एक्चुअली आप लोगों को ना क्लास 10th में तक पढ़ पढ़ के एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कॉम्बिनेशन सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशन में ना तो कुछ सीरीज में हो ना कुछ पैरेलल में हो। एग्जांपल आपके सामने है, इसमें कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, कोई भी दो रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में नहीं है, और ये ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं बट फिर भी ना तो कुछ सीरीज में है ना कुछ पैरेलल में है। ठीक है, इसका नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है जो हम उस वही स्पेशल केस के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कई बार हम लोग सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, उसका मीनिंग ही होगा बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, समझ में आई बात? हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मीनिंग जनरली हो जाता है बैलेंस्ड ब्रिज, क्योंकि हम जब जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलमोस्ट ऑलवेज, इसलिए दोनों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? अगर इसी एग्जांपल से, इसी के नाम से नाम बताऊं तो देखो होता क्या है ना, ये जो है R1 R2 ये सीरीज में थे, R3 R4 सीरीज में थे, आपस में कॉम्बिनेशन पैरेलल में थे, पर बीच में हमने ये जो P और Q के बीच में रेजिस्टेंस लगाया है, इसी को हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। बैलेंस ब्रिज का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस across R5 is equal to 0, that is no current is flowing through R5। ठीक है, R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो उसका मतलब यही होगा कि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, अगर तो ये रेजिस्टेंस यहाँ कर क्या रहा है, कंडक्टर यहाँ कर क्या रहा है, इस कंडक्टर की यहाँ कोई जरूरत है क्या? अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसकी यहाँ कोई जरूरत है? बताओ, नहीं सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर। तो हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए R5 को रिमूव कर सकते हैं। R5 कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, R5 को रिमूव कर सकते हैं। R5 को जैसे ही हमने रिमूव किया, हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? R1 R2 R3 R4। ठीक है ना? अब देखो R1 R2 सीरीज में आ गए, R3 R4 सीरीज में आ गए, आपस में पैरेलल में हो गए। अब इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा?
अब तो इजी हो गया ना, हाँ जवाब ही नहीं सर। देने। ठीक है, इसका तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखो, ऑल्टरनेटली क्या किया जा सकता है? ऑल्टरनेटली ये भी बोल सकते हो एज Vp is equal to Vq, R5 is शॉर्टेड, R5 इफेक्टिवली शॉर्ट हो गया, या शॉर्टेड नहीं बोलना चाहिए, हाँ चलो शॉर्टेड भी मान सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि Vp और Vq सेम है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो R5 की यहाँ जरूरत नहीं है, बट इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। सो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। R1, R2, R3, R4, A, B, ये पॉइंट P भी है और Q भी है। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हम्म, तो आप बोलोगे सर मतलब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट हमेशा सेम होता है? ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सर क्या हमेशा सेम होता है? बताओ। जवाब है नहीं। ये एक स्पेशल केस में सेम हो रहा है, जब P और Q का पोटेंशियल सेम हो जाए, है ना? अगर P और Q का पोटेंशियल सेम हो जाए, उस स्पेशल केस में ये दोनों सर्किट सेम हो रहे हैं। उसको मीट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना होगा, और बैलेंस होने की कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखेंगे कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। इस ब्रिज के बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है? इस सर्किट में R1 by R3 हैज टू इक्वल टू R2 by R4। क्या है? R1 by R3 हैज टू इक्वल टू R2 by R4। अब यार एग्जाम में जाके ज्यादा परेशान मत होना कि सर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस था, या दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस था, बात एक ही थी ना। और R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 हो जाए, या R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4 हो जाए, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब अगर ये कंडीशन मीट होगी, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तभी आपका सर्किट ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। ये दोनों सेम कब है? जब R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4 हो, तो ये तो सर्किट ये बना लो चाहे ये बना लो, सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा हमेशा। अब इसका डेरिवेशन हम थोड़ी देर में करेंगे, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। ओके, सो ये कंडीशन समझ में आई ना? उसका डेरिवेशन अभी कर लेंगे, बट कंडीशन समझ में आई आप लोगों को? और अगर कंडीशन मीट कर रही है तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ में आ गया? दोनों ही सेम टू सेम बात कह रहे हैं अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो। अदरवाइज ये वाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आएगा। कहने का मतलब अगर R1 by R3 इज नॉट इक्वल टू R2 by R4, आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, दोनों अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम कब आएंगे? जब ये कंडीशन मीट करेगी। उसी कंडीशन में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी बैलेंस होगा, मतलब ये R5 जो है इसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। देखो, प्रूफ बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रूफ आपको याद होना चाहिए, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, क्या है देखिए, ये ए है, ये बी है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ ये वाला, ये R1, R2, R3, R4 और इधर R5। ठीक है, देखिए क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, लेट्स से आई आ रहा है करंट। ठीक है, इधर चला गया I1, इधर आ गया लेट्स से I2। ठीक है, अब R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये इसी की कंडीशन निकाली ना कि R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, बैलेंस्ड हो। तो ऐसे में अगर ये करंट I1 इधर जा रहा था, यही करंट यहाँ जाए भी ना, I1 इधर से चला जाएगा। I2 इधर से आएगा, इधर जाएगा नहीं, इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, दोनों जुड़ के I1 प्लस I2 हो गए, दैट इज अगेन इक्वल टू I। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? अगर हो तो बता दो। नहीं सर। किसी को नहीं है? ओके, अब एक काम करो, ये लो लूप नंबर 1, ये लो लूप नंबर 2, इनकी इक्वेशन लिखो। लूप 1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले मैं, यहाँ इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। बताइए क्या लिखना चाहिए यहाँ से शुरू करेंगे तो? कौन बताएगा? प्रेरणा शर्मा, आप बताइए, यहाँ से शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे लूप 1 की इक्वेशन? बोलिए। माइनस I1 R1 हाँ, VA माइनस I1 R1 माइनस I1 R1। ठीक है, आगे? माइनस तो R5 का भी लिखना होगा। बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही, एक सेकंड। हाँ, बोलिए। माइनस I1 R1, आगे? माइनस I1 R3 तो माइनस सुनो, पहले तो इसमें से कोई करंट जा नहीं रहा, प्लस 0। ठीक है, फिर यहाँ से इधर गए तो बताइए, इधर से इधर गए ना, लूप में तो ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग। प्लस I2 R3 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। दिस इम्प्लाइज I2 R3 इज इक्वल टू I1 R1। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, ये लूप 1 की इक्वेशन चल रही है। लूप 2 की इक्वेशन बताएगा कौन? कौन बताएगा? बेटा रोनित आप बताइए लूप 2 की इक्वेशन। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सब प्लस माइनस I2 R2। ऐसे शुरू कर रहे हैं ना, हाँ। लूप ऐसे बना रखा है ना, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। बताइए। 0 0 माइनस I2 R2। बेटा ये I1 है, अच्छा I1 R2 माइनस I1 R2। प्लस ठीक है, I2 R4 प्लस I2 R4 इक्वल्स टू
0. This implies I2 R4 is equal to I1 R2. This is equation 2. अब अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? R3 बाय R4 इज इक्वल टू R1 बाय R2. कंडीशन मिल गई कि नहीं मिल गई? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4. आ गया? कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? नो सर। एकदम इजी है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर कॉपी कर लो. कॉपी हो गया? ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 28 सब लोग सॉल्व करेंगे अब. छोटा सा नन्हा सा एग्जाम्पल है, फटाफट सॉल्व करिए. सिक्सटीन बाय 3 देखते हैं. 2 और 2 प्लस 10/3. ठीक है. क्या होगा? सबसे पहले चेक करेंगे कंडीशन की. व्हीटस्टोन ब्रिज का तो दिख रहा है, पर क्या बैलेंस्ड है?
देखते हैं 10/5 is 2, 6/3 is also 2। हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसलिए 20 किसी क्रम का नहीं है। इधर हो गया 16, इधर हो गया 8। 16 और 8 का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें खास रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तुरंत बन जाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर 5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5। ठीक है, रोहित 4 नहीं होगा, 5 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए 60 वोल्ट 1 ओम दे रखा है। ठीक है, तो आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, उसको ऐड करना होगा। सर वही इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देखे थे सर। ठीक है, ठीक है, मतलब ध्यान रखना होगा ना, यही तो बोल रहा हूँ। देख यार बेटा, एग्जाम में नहीं देखे तो जवाब नहीं दे पाओगे ना, इसलिए ध्यान रखिए, मैं वो कह रहा हूँ। ठीक है, चलो क्या है, बहुत ही आसान है, इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके 16/3। 16/3 और 16 पैरेलल में है ना, 16/3 और 16 पैरेलल में कितना हो गया? अगर आप देखोगे 16/3 और 16 पैरेलल में तो हो जाएगा 1/16 प्लस 3/16 इज इक्वल टू 1/r करेंगे तो इससे आ जाएगा 4/16, मतलब r इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 4 ओम, साथ में ये 1 ओम जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या नहीं हुआ, सर। एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस बताना है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो अब क्या करेंगे, 5 एम्पियर 5 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से कितना करंट जाएगा 12 एम्पियर का। कोई दिक्कत? हम्म बोलो नो ना। सर। नहीं नहीं सर। सर। ये 12 एम्पियर करंट इधर आया, इधर दिख रहा है इसको 16, इधर दिख रहा है 16/3, तो उसका इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इधर 16 है, इधर 16/3 है, तो उसका रिवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, मतलब 3:1 के रेशियो डिवाइड हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना है 1:3 का रेशियो रेजिस्टेंस का, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 16/3, इसका रेजिस्टेंस 16। तो यहाँ 1:3 है तो करंट डिवाइड हो जाएगा 3:1 में, तो इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? हम्म अरे यार, रेजिस्टेंस के इनवर्स नहीं रेशियो नहीं करंट सर। डिवाइड होता है ना, उसका यूज कर रहा हूं मैं, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। फिर 9 आया, अब ये 20 ओम किसी क्रम का है क्या? नहीं सर। नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, तो इधर कितना 16, इधर कितना 8। ठीक है, तो 2:1 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, तो करंट कैसे जाएगा 1:2 के रेशियो में, तो 9 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो, इधर गया 3, इधर गया 6। तो अब हर रेजिस्टेंस का करंट पता है कि नहीं पता, बताओ। हाँ सर। पता है ना। कोई दिक्कत? तो बेसिकली इसी तरीके से हम इस जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, इसका यूज करते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मतलब फर्स्ट पार्ट तो तुरंत हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये टेक्निक बहुत जरूरी है। ऑल्दो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा इसके ऊपर रिलाई नहीं करना है, बट जहां ये यूज होता है वहां सच में बहुत ज्यादा टाइम बचा लेता है। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन। हुआ? ओके सर। सर R सर R। ठीक है, क्या है देखिए, बहुत ही आसान है। देखो अगेन, अगर आप बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे तो सीधे लिखोगे दिस सर्किट इज सेम एज दैट सर्किट, इसलिए ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम क्या, इसको देखने का टेक्निक एक क्या है, इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ लेके जाओ, इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ लेके जाओ, ठीक है, और इमेजिन करो सर्किट कन्वर्ट होकर कैसा बनेगा। दिख रहा है? अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो कि अगर इस पॉइंट को मैं पकड़ के खींच के यहाँ लेके चले जाऊं और इस पॉइंट को पकड़ के खींच के यहाँ लेके चला जाऊं तो सर्किट कैसा दिखेगा। नहीं समझ में आया किसी को? छोड़ो, ये टेक्निक हो गई पुरानी, हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे। आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना जिसमें नोड मैनिपुलेट कर रहे थे, वही टेक्निक यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, ये रहा पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। सबसे पहले नोड्स के नाम देंगे। ये नोड ए, ये पूरा ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? बोलते जाओ बेटा, जवाब देते जाओ, ठीक है ना। ये पूरा ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा बी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का मुझे को नया नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ सर नया नाम। नया नाम देना पड़ेगा, तो इसका मैंने दे दिया लेट से सी, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये सारे पॉइंट क्या हो गए, सी हो गए, ठीक है। इसको कोई और नाम देना पड़ेगा, इसको नाम दे दिया मैंने डी, ये सारे पॉइंट हो गए डी, ठीक है बेटा। तो मेरे पास कितने नोड्स हैं टोटल यहाँ पे? 4 नोड है। अब जब भी 4 नोड हो ना, उनको कुछ ऐसे बनाते हैं, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए उनको तो ऐसे लिख दिया, इधर ए इधर बी, बचे हुए नोड्स को एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, ठीक है। अब पहला रेजिस्टेंस जो है वो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, आर रेजिस्टेंस का। दूसरा वाला ए और डी के बीच में कनेक्टेड है। तीसरा वाला डी और सी के बीच में। चौथा वाला सी और बी के बीच में। पांचवा वाला डी और बी के बीच में। मैंने ऐसे देखा है, 1 2 3 4 5, जैसे हम लिखते हैं ना लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5, इसमें क्या कुछ छूटता नहीं है,
वैसे तो नंबर लिख देना चाहिए अपने दिमाग में या पेपर में रफ में कि भैया ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, उसके बाद बनाना चाहिए। बट फास्ट करने के लिए कर सकते हो कि कम से कम जिस तरीके से लिखते हो उस तरीके से चलते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, या कोई और अपने हिसाब से पैटर्न देख लो क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये आपका बन गया। अब देखो क्या आर बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या ये बैलेंस स्विच है? बिल्कुल है सर। तो क्या इस रेजिस्टेंस का कोई यूज है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो गया? आर आर सीरीज, आर आर सीरीज, आर आर सीरीज टू आर, आर आर सीरीज टू आर, टू आर टू आर पैरेलल आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं सर। तो ये जो सर्किट है ये कन्वर्ट हो गया है इसमें बाय अप्लाइंग सिंपल नोड मैनिपुलेशन। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? लो फिर इसको सॉल्व करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालो।
सर आर। सही है। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में समझते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। क्या करेंगे, सर्किट नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। सर्किट कब होगा, जब ए और बी को कनेक्ट कर दोगे किसी बैटरी के थ्रू। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए अगर कोई बहुत ही ज्यादा होशियार है तब तो उसको डायरेक्ट पकड़ लेगा, लेकिन मैं उतना होशियार हूं नहीं, इसलिए मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा ये सारे के सारे पॉइंट्स तो ए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स बी हैं, ये पॉइंट सारे के सारे सेम हैं, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया सी। ये सारे पॉइंट्स भी सेम हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, तो मेरे पास 4 ही नोड आए है ना। कितने नोड्स आए हैं, 4 नोड्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो नोड मैनिपुलेशन टेक्निक है वो आपको तब ट्राई करना जब आपके पास 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 नोड्स आए। 4 तक, 4 में मोस्टली काम कर जाता है, 5 में ज्यादा से ज्यादा काम करता है, 6 आने के बाद हो सकता है काम करे, बट उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 4 नोड्स हैं, मैं इन पे काम करता हूँ। क्या करेंगे, ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इधर बना दिया मैंने सी, इधर बना दिया मैंने डी। क्या हुआ, पहला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में, ये 2R का है, ये R का है। ओके, तीसरा रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में 2R, चौथा रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में R, पांचवा रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में 2R। अच्छा, तो ये 2R और 2R पैरेलल में दिख रहा है। छठा रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में 2R, चलो ये वाला 2R और ये वाला 2R भी पैरेलल में दिख रहा है। और इस सातवां वाला डी और बी के बीच में R। तो क्या हुआ, ये 2R पैरेलल में R हो गया, ये 2R पैरेलल में R हो सर गया। थोड़ा क्या, सर थोड़ा शिफ्ट करिए अच्छा साइड सॉरी, में। तो आपने पहले बोलना चाहिए ना बेटा। क्या है, मैंने सारे रजिस्टर जहां जहां कनेक्टेड उसको बनाया, तो मैंने देखा ये दोनों 2R पैरेलल में लग रहे हैं, ये दोनों 2R पैरेलल में लग रहे हैं। ठीक है, ये 2R पैरेलल में क्या हो गया, R हो गया, ये 2R पैरेलल में क्या हो गया, R हो गया, ये R R R R, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बैलेंस्ड। सेम टू सेम पिछला वाला डायग्राम बन गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, हम्म, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। तो बेसिकली आप उसको नोड्स को मैनिपुलेट करके क्लियरली देख पा रहे हो कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। हालांकि अगर कोई समझदार बच्चा होगा यहीं पे पकड़ लेगा, सर ये दोनों तो पैरेलल में है, इसको आर कर देते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, इसको आर कर देते हैं। सर तो सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन तो बन गया है ना। इन दोनों को जोड़ के यहाँ आर कर दो, इन दोनों को जोड़ के यहाँ आर कर दो, तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ, हम्म, हुआ ना। हाँ सर। तो बस ऐसे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है, सॉल्व करिए इसको। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है।
कुछ हुआ? सर 3R/2 आ रहा है। 3R/2 हम्म, यहाँ कुछ पैरेलल सीरीज में है क्या? हाँ सर, पहला वाला मतलब क्या फर्स्ट लूप ही, सबसे टॉप मोस्ट वाला। हाँ, ये दोनों टू आर पैरेलल। पैरेलल में, ये दोनों टू आर भी तो पैरेलल में है ना? नहीं सर, क्यों नहीं है? बीच क्योंकि में वो 2R साइड में गैप। ये 2R और है ना? यस। की वजह से दोनों का एक एंड तो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है बट दूसरा एंड अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये पैरेलल में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं काम करता हूँ, पहले नोड्स काउंट कर लेता हूँ अपने। ये एक नोड है पूरा का पूरा, ये ए ही चल रहा है ना? ये बी तो छोटा सा ही है, इसका नाम दे दिया अगर सी, तो ये पूरा सी ही है। और ये एक नोड बच गया, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो चार ही नोड है, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भैया वीच ऑन विजुअल की पॉसिबिलिटी है, एक बार उसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। मैंने इधर बनाया ए, इधर बनाया बी, इधर बनाया सी, इधर बनाया डी। पहला रेजिस्टेंस 2R ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, दिस इज 2R। दूसरा रेजिस्टेंस 2R सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। तीसरा रेजिस्टेंस 2R, अच्छा इसको बना, ये भूल गया ना, ये वाला रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में कनेक्टेड है, कितना 2R, बी और डी के बीच में। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में कनेक्टेड है 2R। ओके, ए और सी के बीच में एक और 2R आ गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में, पहले दिख रहा था फिर भी यहाँ बनाया मैंने। एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, यहीं पे दोनों को हटा के एक आर कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। यहाँ सी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 2R का, और ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ये R R 2R 2R, R इज टू R इज इक्वल टू R 2R इज टू 2R। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, इसको हटा सकते हो आप। तो इधर R इधर 2R कितना हो गया 3R, इधर R इधर 2R कितना हो गया 3R, 3R और 3R 3R/2। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3R/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना सबको कि नहीं आया अभी भी? तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन में क्या हो सकता है ना, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा के दिया जा सकता है। ठीक है, उस छुपे हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को कई बार ढूंढ के निकालना पड़ता है। ठीक है, उस छुपे हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को कई बार ढूंढ कर निकालना पड़ता है, वो भी हमें आना चाहिए। उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये वाला टेक्निक जिसमें आप नोट्स को मैनिपुलेट करते हो। तो आप बोलोगे सर हमें पहले से पता चलेगा क्या कि, आप बोलोगे सर हमें पहले से पता चलेगा क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है या नहीं है? जवाब है नहीं, पहले से पता नहीं होगा। आप नोट्स काउंट करोगे, अगर नोट्स 4 दिख रहे हैं या 5 दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप एक बार ये टेक्निक लगा के चेक करोगे कि भैया कहीं क्वेश्चन सिंप्लीफाई ना हो जाए। ठीक है, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो दूसरी टेक्निक्स का यूज़ करोगे। अ, रोहित आ गया, चला गया क्या? चला ही गया, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो तो। ठीक है,
एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक बड़ा चैप्टर करेंगे, बड़ा टॉपिक करेंगे, दैट इज सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है, और उसका इस आखिरी क्वेश्चन के बाद हम लोग डाउट्स लेंगे। छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 31 को। सर 40 ओम। क्या पूछा क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट। कितना बोले? 14 40 सर। 40, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब सी और डी का पोटेंशियल, अच्छा, अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब सी और डी का पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स इसका इस टू इसका रेशियो और इसका दिस मतलब 5 ओम इज टू 20 ओम इज इक्वल टू 10 ओम इज टू आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 40 ओम हो जाएगा। सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखिए अब इस चैप्टर में आपके सिर्फ बचा है सिमेट्री सर्किट्स, इनफाइनाइट सर्किट्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड इक्विपमेंट्स, मतलब बेसिकली आपके लैब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। दैट इज आपका वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और पोटेंशियोमीटर एक क्लास है। सिमेट्री सर्किट्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और इनफाइनाइट सर्किट्स मिलाकर एक क्लास है। तो 2 क्लास का चैप्टर अभी और बचा हुआ है ये वाला। एक बार ये खत्म हो जाए फिर हम लोग फटाफट क्या नाम है आपका कैपेसिटेंस करेंगे। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह वाले चैप्टर्स छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जून चल रहा है, जून खत्म होते अपने ये चैप्टर खत्म होगा, फिर जुलाई में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म कर लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले सारी चीजें खत्म कर लेंगे, ईएमआई वगैरह सब कुछ। एसी बच जाएगा, एसी करते करते हो जाएगा, फिर अपना अगस्त में हम लोग ऑप्टिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है सिलेबस में। ठीक है, परेशान मत हो। 1 महीना पीछे चल रहा है जो पहले बोला था मैंने, बट उससे ज्यादा पीछे नहीं है और पीछे नहीं हो रहा है। चलो फिर डाउट्स किसी को हो तो मुझे बताओ। कैसे डाउट्स लेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से आप लोग, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो स्क्रीन शेयर करो आप लोग, उससे हो जाएगा,